नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं आपको मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 होने वाली है उसके विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेहरा क्लासेस आपके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एमपी टेट वर्ग एक की तैयारी करना चाहते हैं तो मेहरा क्लासेस आपको पूरा पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहा है, जिसमें आपको सिलेबस से लेकर आपके जितने भी सिलेबस के यूनिट्स हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज और भी जो आपको डाउट सेशन में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरा क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और मेरा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि समय आपके पास मिलेगा, आपको समय सिर्फ 2 महीने का, और 2 महीने में जितना बड़ा आपका सिलेबस है, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की हुई है तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासेस डेली चल रही हैं और इस डेली क्लासेस में हमने देखा जो हमारा पूर्व का सिलेबस है हम उसी को मानक के रूप में रखकर तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं। अगर मान लीजिए, वैसे तो सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा, और मान लीजिए अगर सिलेबस आपका चेंज होता भी है तो माइनर चेंज होगा, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आधार पाठ्यक्रम में जो आपका हिंदी भाषा का सिलेबस था ये 2 भागों में था। ठीक है, एक था खंड आ और एक था खंड बा। खंड आ में हमने देखा कि जो हमारा व्याकरण है वो खंड आ में था, और खंड बा में क्या था, हमारा हिंदी साहित्य का जो था सिलेबस वो हमारा हिंदी साहित्य में था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हमने ध्वनि व्यवस्था, मानक हिंदी, वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, वर्णमाला, मानक लिपि, उच्चारण, वर्तनी, मतलब एक एक टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अशुद्धियां, उनका संशोधन, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे हिंदी की अर्थव्यवस्था। चूंकि जो हिंदी की अर्थव्यवस्था में ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द आते हैं, ये आपको जो यहाँ पर शब्द दिया हुआ इसके अंतर्गत हमने समझा था। शब्द के भेद कि शब्द कैसे बनते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, इसके आधार पर हमने देखा था। उसी में हमने देखा था ये पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, ये अर्थ के आधार पर हमने तब देख लिए थे। ठीक है, तो इसमें हमने पर्यायवाची और विलोम कर लिया था। आज हम देखते हैं एकार्थक, अनेकार्थक शब्द, जो समूह के लिए एक शब्द, समूह वाक्य के लिए एक शब्द बोले जाते हैं, वो हम आज उनको देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां, और ये वाला जो आपका टॉपिक है ये टॉपिक आपका बहुत छोटा सा है, और इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम खंड बा में ही कंप्लीट करेंगे। फिर बचेगा आप निबंध और पत्र लेखन और अपठित गद्यांश और संक्षेपण, ये बहुत छोटा पार्ट है, इसको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। फिर बाकी जो आपका बचेगा, बाकी जो आपका ये काव्य है उसका विकास और ये सारा जो गद्य इसका विकास है, इसको फिर हम बहुत डिटेल में आराम से समझेंगे। फिर इसके लिए हमें उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ये व्याकरण है, ये व्याकरण को हमको बहुत अच्छे से समझना है। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये है कि आप जो उदाहरण होते हैं, उदाहरण को सबसे ज़्यादा सॉल्व करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से अच्छे आपको व्याकरण के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपना आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, कि जो वाक्यांश दिए रहते हैं, अनेक शब्द दिए रहते हैं, मतलब उनके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उन एक शब्दों को हम आज यहाँ पर देखेंगे। इससे क्या होता है, इससे भाषा में सौंदर्य आता है, और भाषा क्या होती है, हमारी प्रभावशाली बनती है। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जिन समूह के सामने या जिन व्यक्तियों के सामने आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति को ये समझ में आता है कि आप भाषा से क्या है, समृद्ध हैं, और जिसकी भाषा समृद्ध होती है वह व्यक्ति भी समृद्धशाली होता है अपने व्यक्तित्व में। इसीलिए क्या है, जो भाषा है वो प्रभावशाली बनती है, जिसे आर पार देखा जा सके। पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी हो जाते हैं, और ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा भी अभी और भी शब्द हैं, तो जब हम जैसे जैसे क्लास अपनी आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते जाएंगे। आप एक बार पहले इसको देख लीजिए। तो जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सत्यवादी।
ठीक है। जो सहनशील होता है उसको हम बोलते हैं सहिष्णु। जैसे आपने अब जैसे आपने ये एक शब्द सुना, ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अब आपने एक बार पढ़ लिया, बस आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको क्या करना है, पहले तो आप ये सोचिए कि कभी आपने ये पूर्व में ये शब्द सुना था। अगर सुना था तो ठीक है, और अगर नहीं सुना था तो आप इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। कैसे प्रयोग कीजिए? सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। तो आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा, तो राजा हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी राजा थे। जो सहनशील हो उसको सहिष्णु कहते हैं। ये आपने जो भारत के संदर्भ में सुना होगा कि भारत क्या है? भारत एक सहिष्णु देश है, ठीक है, जो सहनशील रहता है, जिसने बहुत सारे आक्रांताओं को और उनके आक्रमणों को सहा है। बिना सोच विचार किया हुआ जो विश्वास होता है उसको हम अंधविश्वास कहते हैं, ठीक है। जैसे कभी क्या होता है, सांप काट लेता है कभी कभी गांव ग्रामीण इलाकों में, तो वो झाड़ फूंक के चक्करों में पड़ जाते हैं, उसी को कहा जाता है अंधविश्वास, ठीक है। जो बिना सोच विचार के, मतलब परंपरा से कोई चीज चली आ रही है और हमें उसका रीजन भी नहीं पता, वो कहलाता है अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला, जो धर्म में निष्ठा रखता है उसको कहते हैं धर्मनिष्ठ। ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? आपने सुना होगा, अगर हम अपनी पौराणिक बात करें तो ये युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त होता है। जो तृप्त ना हो, अतृप्त हो। जब कोई बहुत ही सुंदर खाना बनाता है, भोजन बनाता है, पकाता है, या फिर हमें जब बहुत जोर से प्यास लगी होती है तो पानी पीने के बाद भी हमें अतृप्ति रह जाती है, यानी कि जो हमारी प्यास है वो बुझती नहीं है। तो जो तृप्त ना हो, जिसकी संतुष्टि ना हो, वो कहलाता है अतृप्त। दो भाषा को जानने वाला दुभाषिया कहलाता है, ठीक है। दुभाषिया की जरूरत अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दुभाषिया की जरूरत उन व्यक्तियों को पड़ती है जो एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री अगर एक ऐसे देश में गए जहां की भाषा उनको नहीं आती है, तो भारत के प्रधानमंत्री को द्विभाषीय की जरूरत पड़ेगी। जिसको अनुभव हो, अनुभवी। अगर आप मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्य से टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझना होगा ये वाक्य के प्रयोग के लिए, कि आप कभी भी, अगर आपने से पहले अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना रेज्यूम दिया होगा या बायोडाटा दिया होगा, तो वहां क्या होता है, एक शब्द आता है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड माने कि अनुभवी। तो जो अनुभवी कर्मचारी होते हैं उनको हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। जो कम खाता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। और जो कम भोजन होता है उसको बोलते हैं अल्पाहार, ठीक है। तो अल्पाहारी, जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, वो देखने में बहुत मोटा है लेकिन वो भोजन बहुत कम करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये दिखने में तो मोटा है पर इसका जो भोजन है, या ये क्या है, अल्पाहारी है। ये दिखने में मोटा है लेकिन ये अल्पाहारी है, यानी कि ये दिखने में तो हमें जरूर ऐसा लगता कि बहुत खाता पीता होगा, लेकिन वास्तव में क्या है, ये कम भोजन करने वाला व्यक्ति है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। अ इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हो, तो अतिथि यानी होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको कहते हैं अक्षम्य। जैसे कि कभी कभी किसी व्यक्ति से ऐसी भूल हो जाती है जो क्षमा नहीं की जा सकती, जैसे कि देशद्रोह। देशद्रोह क्षमा करने जैसी चीजें नहीं है, तो हम कहते हैं ये एक अक्षम्य अपराध है। जिसका मूल्य न आंका जाए वो अमूल्य है। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रेम क्या है, अमूल्य है। आपने मीराबाई का भजन सुना होगा और उस भजन में मीराबाई ने इसका अपनी लोक भाषा में इसका वर्णन किया है, ठीक है। जो कानून के अनुसार ना हो, अवैध। अवैध, वैध मतलब कानूनी तौर पे, और अवैध यानी उपसर्ग लग गया और ये नकारात्मक हो गया, तो ये कहला गया जो कानूनी रूप से ना हो। जैसे कि अवैध संपत्ति। कभी कभी जब आप पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे कि फलाने कर्मचारी के घर से अवैध संपत्ति जब्त की गई है। अवैध मतलब जो कानून के अनुसार ना हो वो कहलाता है अवैध। अगला हम देखते हैं जो बिना वेतन के काम करे उसको कहते हैं अवैतनिक। जैसे घर की जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, ठीक है,
माताएं बहनें होती हैं वो अवैतनिक कार्य करती हैं, ठीक है, उनको उनके कार्य का कोई वेतन नहीं दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगी, अवैतनिक। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, यानी कि यहाँ पर आप किससे क्या कह सकते हैं, जैसे आपने कोई एक ऐसा दृश्य देख लिया जिससे आप हृदय में तो आनंदित हो रहे हैं लेकिन उसको आप कह नहीं पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम अकथनीय, हम कह नहीं सकते। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है ये शब्द। जिसको गिना ना जा सके, अगण्य। अगण्य क्या हो गया, अगण्य हो सकता है आपका जो आसमान में जो तारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अगण्य, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। सिर के बाल अगण्य, गिन नहीं सकते हैं। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये शब्द प्रयोग किया जा सकता है शक्तियों के लिए, ये शब्द प्रयोग किया जा सकता है ईश्वर के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए, ठीक है। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाए वो अध्यापक। जो अत्याचार करता हो वो अत्याचारी, ठीक है। जिसकी सीमा ना हो, असीम। यहां भी अ क्या है आपका, आ उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। और अ किसको संबोधित करता है, अ हमेशा नकारात्मक निषेध को प्रस्तुत करता है। जिसका कोई सहायक ना हो, जैसे कहते ईश्वर की असीम कृपा से, ठीक है, असीम होता है, आसीम नहीं होता। आपने अधिकतम लोगों को सुना होगा आसीम कृपा, नहीं, ये गलत है, असीम सही है। तो ऐसे ही अगर आप व्याकरण के जो शब्द हैं, व्याकरण की अगर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो वाक्य शुद्धि होगी, वाक्य शुद्धि के साथ साथ कि आपकी जो शब्दों की शुद्धि होगी वो भी आपकी बनी रहेगी। अगर आपको ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो आप मेरा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हमारी डेली कंटिन्यू क्लास हो रही है। तो प्लीज़ आप मेरा क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि आपका जो एमपी टेट का और एमपी जो टेट होने के बाद जो आपकी चयन परीक्षा होगी उसके लिए जो आपका सिलेबस है और जो उसके लिए आपकी तैयारी है वो दिन दिन मजबूत हो जाए, क्योंकि कंपटीशन केवल टेट क्वालिफाई करना नहीं है, कंपटीशन हमारा हर क्षेत्र में है। जैसे कि हमारा टेट अगर एक सिलेक्टेड नंबर से हमारा टेट क्लियर भी हो जाता है तो कंपटीशन तो हमारा चयन परीक्षा में होगा ना, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी, मेन हमारी तैयारी चयन परीक्षा के लिए। तो अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी तो प्लीज़ आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। बाकी मेरा क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हम मिलेंगे मेरा क्लासेस